एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो अगेन हम लोग आ गए हैं आरटीआई कॉपी के साथ, जिसमें हम लोग 65वां जो बीपीएससी हुआ था उसमें जीएस 2 के कॉपी को देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा कि ऑलरेडी ये हिंदी मीडियम से है और इंग्लिश मीडियम वाला ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं, और हिंदी का पार्ट GS1 भी डाल चुका हूँ, ये GS2 है। तो आपको पता होगा कि GS1 में आप इजीली मार्क्स उठा सकते हो, क्योंकि दो चीज़ आप अच्छे कर लोगे। एक तो हिस्ट्री जो सेक्शन रिपीटेड होता है, और सेकंड सेक्शन जो होता है आपका स्टेट्स वाला जो मैथ्स वाला सेक्शन होता है। तो इसलिए जनरली देखा जाता है कि कोई भी लड़का थोड़ा बहुत मेहनत कर दिया है तो GS1 में अच्छे नंबर उठा लेता है। लेकिन मेन जो चैलेंज होता है वो GS2 में होता है। GS2 में नंबर नहीं उठते हैं। किसी को अगर देखोगे तो एवरेज जो नंबर होते हैं 115 के अराउंड घूमते रहते हैं, और किसी किसी को 150 के आसपास भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस क्यों होता है वो हम देखेंगे आज। ठीक है, और सामने जो कॉपी है इनका साइंस एंड टेक के कारण ये रिलेट हुआ। इनके जो GS सेकेंड के जो दो सेक्शन है, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गया, उसमें बहुत अच्छे नंबर आए हैं, लेकिन साइंस टेक वाले में गड़बड़ हो गया है। अब देखिए इनके जो, अगर हम पॉलिटी वाला सेक्शन देखेंगे जिसमें 3 क्वेश्चन हमें करना होता है, तो एक में मिला है इनको 17 नंबर, 18 नंबर और 18 नंबर। तो जिस तरह से मार्किंग पैटर्न है 64वां 65वां में मार्किंग हुआ है, आरटीआई कॉपी से देखा गया है, तो 20 के आसपास अगर नंबर आ रहा है ना आपको दोस्तों, तो डेट इज़ गुड मार्क्स, अच्छा मार्क्स इसको होता है, माना जाता है। ठीक है, तो ठीक ठाक नंबर है इनको। और इसमें देखोगे आप सेक्शन जो सेकंड है, तो एक में मिला है इनको 18, एक में मिला है 20, एक में मिला है 18, मतलब ये बहुत ही अच्छा नंबर मिला है इनको। लेकिन अगर हम साइंस टेक की बात देखें तो इसमें इनका नंबर पूरा जो एज कम्पेयर टू GS सेक्शन 1 और सेक्शन 2 देखा जाए तो पूरा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, एक में मिला है इनको 12 नंबर, एक में मिला है 7। तो इन दोनों में भी अगर इन दोनों के कंपेयर में नंबर इनको आ जाता 18 के आसपास, 18-17 के आसपास, तो इनको अच्छा नंबर आ जाता। ठीक है, तो इनको ओवरऑल मिला है 128। रीजन पता लग गया आपको। अब इनके कॉपी को देखेंगे। अगर आपको GS सेकंड में 140 के आसपास नंबर आ रहे हैं तो -5 कर लो, +5 कर लो, तो ठीक ठाक नंबर, एवरेज नंबर ठीक ठाक माना जा रहा है, जिस तरह से इस मार्किंग पैटर्न है। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, अब देखोगे तो पहला क्वेश्चन है, तो इससे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं कि बीपीएससी में क्वेश्चन क्या पूछा था। ठीक है दोस्तों, देखिए अब पहला क्वेश्चन है कि डू यू एग्री विथ द व्यू दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन फंडामेंटल राइट बाय वन हैंड एंड टेकन देम बैक बाय अनदर हैंड। देखो अब क्या है, इस क्वेश्चन को मतलब ध्यान से अगर सोचोगे तो कोई टफ, मतलब कोई इजी क्वेश्चन नहीं, मतलब हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक बना सकते हो आप। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जनरली मैं ऑलरेडी अपने जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें भी करवा चुका हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैसे आपका मौलिक अधिकार है, कब कितने से कितने में है, तो 12 से 35 के बीच में जो मौलिक अधिकार जो 6 मिला है, वो आपको संविधान तो देता है, लेकिन एक हाथ से आपको देता है, मतलब आप इंजॉय करते हो फंडामेंटल राइट्स को, लेकिन दूसरे हाथ से वापस ले लेता है। तो इसको आपको एलोबरेट करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो है वो आपको फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, मौलिक अधिकार को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है ना, कि आप एक्सप्लेन लगे करने कि मौलिक अधिकार 6 होते हैं, पहला ए है, दूसरा है, ये करना है, ये नहीं बोल रहा है। इसमें एक जस्ट लाइक ए डिबेट है कि किस तरह से आपको जो 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं और सरकार उसको कैसे वापस ले लेता है। तो इसमें जो लिमिटेशंस है ना, उसको हमको बताना है। लिमिटेशंस मतलब कैसे, कि किस तरह से आपका फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप दे सकते हो, इमरजेंसी, जब नेशनल इमरजेंसी सब लगता है तो आपका फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे रिजर्वेशन वगैरह भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ जो सेक्शन है उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो कि जो सरकार है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के अंदर, उसके अंदर सेकंड क्लॉज है, तो वो भी एक तरह से आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करता है। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो कि DPSP जो है 39B और C को इम्प्लीमेंट करने के लिए आर्टिकल 14 और 19 इफेक्ट हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो हमें डिबेट की तरह इसमें हमको लिखना है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है और इसको कैसे छीना जाता है हमसे। ये नहीं कि आप क्या लिखेंगे इसमें कि नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स क्या है, उसको एक्सप्लेन कर देंगे, तो क्वेश्चन का डिमांड नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि सामने वाला स्टूडेंट क्या लिखा है। ठीक है, अब देखो,
अब इनका इंट्रोडक्शन देखो, इन्होंने बताया कि भाग 3 पार्ट 3 में 12 से 35 तक है। उसके बाद इन्होंने जो फंडामेंटल राइट्स है उनको बता दिया है एक किस में, एक फ्लो चार्ट्स में, ठीक है, जो 6 है। अब क्या किया है कि इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन किया। जो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, जो क्वेश्चन का डिमांड है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसको एक्सप्लेन किया जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो लिमिटेशंस है, जो क्यों हम क्वेश्चन क्या था कि एक हाथ से कैसे ले लिया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो इन्होंने क्या लिखा है, सबसे पहले देखिएगा जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं ना, ध्यान दीजिएगा, आपका थोड़ा बहुत इसमें है ना ग्रामर जो लिख रहा है ना, किसमें हर्षिकार किसमें दीर्घिकार, ये सब जो होना चाहिए ना उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो लोग वहाँ पर चेक कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको कैसे फंडामेंटल राइट्स कैसे ले लिया गया, तब एक एग्जांपल दे सकते हैं कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार था पहले फंडामेंटल राइट्स था, लेकिन उसको ले लिया गया, आपसे छीन लिया गया। यही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया था, साइन बाग विद्रोह ये सब जो हुआ था, वहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के अगर कार्टून वगैरह बना दोगे तो आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको पकड़ लिया जाएगा, सिटीजन का चार्ज लगा दिया जाएगा, आपके जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है। तो ये सब एग्जाम्पल देना है जो यहाँ पर थोड़ा बहुत इन्होंने दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि 352 जो है, जो इसमें हमें क्या क्या बोला जाता है कि आपका जो इमरजेंसी वगैरह लगता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इससे जो सामने हमें दिख के क्या लगा ना कि इनको 17 नंबर दिया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन के डिमांड को समझ गए होंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेकिन अगर आपको पता होगा कि एक आइडियल आंसर 4 पेज में होता है, 4 पेज में होता है, और इनका 2 से 2.5 पेज जो है ना वो मौलिक अधिकार पर है। ये फंडामेंटल राइट्स होता क्या है उसको ही एक्सप्लेन करने में लग गए हैं, ठीक है। बाकी जो बच गया 1.5 पेज, इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिया जाता है। तो आपको अगर देखोगे कि क्वेश्चन का डिमांड के अकॉर्डिंग जो वेटेज होना चाहिए क्वेश्चन का 70 से 75% आपको क्वेश्चन के डिमांड का वेटेज होना चाहिए। तो नीचे वाला जो पार्ट्स इन्होंने जो लिखा है उसको ये थोड़ा और एलोब्रेट करती, और जो फंडामेंटल राइट्स जो हमारा 6 है उसको एक्सप्लेन करने के जगह तो इनको हो सकता है कि इसमें 2-3 नंबर और एक्स्ट्रा मिल जाता, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन पूछा क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन है कि इंडियन पार्लियामेंट इज अ नॉन सोवरेन लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूट। मतलब आपको बताना है, इवेल्युएट करना है कि कैसे जो हमारा पार्लियामेंट है वो सोवरेन नहीं है। सोवरेन मतलब क्या है कि इस पर इसके जो डिसीजन है उसको कोई चैलेंज कर सकता है, डिसीजन जो हाथ इसके बंधे हैं कि नहीं बंधे हैं उसको आपको बताना है। कैसे, जैसे सपोज करो कि हमारा जो पार्लियामेंट है और ब्रिटेन का पार्लियामेंट है, दोनों में क्या अंतर है कि हमारा नॉन सोवरेन है लेकिन ब्रिटेन का क्या है, सोवरेन है। मतलब ब्रिटेन का पार्लियामेंट कोई भी डिसीजन लेगा तो उसको कोई कुछ चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल पर देखिए, अगर हमारा, अब इस क्वेश्चन में आपको करंट एग्जाम्पल डालना होगा, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल डालिएगा वो सही है। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि जुडिशियल रिव्यू का नाम सुने होंगे, ठीक है। तो कोई भी पार्लियामेंट या संसद लॉ बनाती है, तो अगर वो लॉ गलत है तो उसको जुडिशियल रिव्यू जो न्यायपालिका है वो क्या कर देती है, खारिज कर देती है। एग्जाम्पल है NJAC, ठीक है। क्या है दोस्तों, NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी, ठीक है ना। वो एग्जाम्पल दे सकते हैं, या करंट एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं कि अभी फार्म लॉ तो भी रिपील हो गया, लेकिन उससे पहले जो पार्लियामेंट पास कर दी थी और प्रेसिडेंट साइन भी कर दिया था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने से सुप्रीम कोर्ट मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट का सोवरेन नहीं है, तभी तो इसके पावर्स को इसको रोका जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कुछ सेक्शन ऐसे हैं जिसमें पार्लियामेंट बना नहीं सकता, जो स्टेट लिस्ट है, तो कहीं ना कहीं इसको हमें इस क्वेश्चन में दर्शाना है। तो सामने देखिए क्या लिखा है, सामने पहले इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा है, उसमें इन्होंने डिस्कस किया है। अब उसके बाद आपको इसमें बताया है कि कैसे सोवरेन नहीं है, सोवरेन कैसे नहीं है। तो सबसे पहले इन्होंने एग्जांपल दिया मौलिक अधिकार को, तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है। मौलिक अधिकार आपको देखोगे तो कुछ मौलिक अधिकार जो है ना स्टेट के अगेंस्ट है, और कुछ इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट दोनों के अगेंस्ट है, ठीक है। मतलब आपका मौलिक अधिकार से क्या है कि अगर कानून अगर स्टेट हो गया या पार्लियामेंट हो गया कोई लॉ बनाती है और आपके जो स्वतंत्र है, आप जो स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं उसको अगर छीनती है तो उसके अगेंस्ट ये दिया गया है, ठीक है ना। तो आप आर्टिकल 32 226 के तहत आप कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है पार्लियामेंट के सोवरेनिटी को, ठीक है। अब अगला देखिए, हाँ, जुडिशियल रिव्यू बोलो या एक बेसिक डॉक्ट्रिन का कंसेप्ट आया था केशवानंदन भारती केस में। उसमें क्या बोला गया था कि आप पार्लियामेंट कुछ भी बना सकता है, लेकिन
बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो डिफाइन किया नहीं है, वो टाइम टू टाइम डिफाइन बाई सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं वो पार्लियामेंट के जो स्वतंत्रता है, सोवर्निटी है, उसको भी इफेक्ट करता है। तो बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा, मतलब इसको क्या बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू, जो ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद लिखित संविधान। अब देखो लिखित संविधान से क्या हमें होता है कि कोई भी चीज़ जब लिखा होगा ना तो हमको पता होगा कि हमारा बाउंड्री कहाँ कहाँ तक है, कहाँ कहाँ तक नहीं है। तो वही है कि जो हमारा संविधान जब बनाने वाले जो थे तो उसको लिखने से क्या है कि एक पार्लियामेंट को पता है कि इस स्टेज इस लेवल तक, इस स्टेप तक जाके हम इस पर कानून बना सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं बना सकते हैं। अब एक और देख लेंगे शक्ति का विभाजन, जो आप अनुसूची जो 7वां है उसमें स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, और उसके बाद कौन सा है, यूनियन लिस्ट है। तो जो स्टेट लिस्ट है ना उस पर किसका पावर होता है, स्टेट का पावर होता है, राज्य का पावर होता है। एक्सेप्शन है कुछ जो सर्कमस्टांसेज है उसको छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये भी पावर सोवर्निटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब कुछ और है आर्टिकल, जैसे आर्टिकल 368 को देखोगे दोस्तों तो उसमें क्या है कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। तो कुछ ऐसे जो पार्ट्स हैं ना जिसमें पार्लियामेंट जो अगर संशोधन कर रही है तो उसके अलावा हमें स्टेट्स का भी क्या चाहिए, 50% वोट चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी क्या कर रहा है, पार्लियामेंट का सोवर्निटी को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इनका ठीक ठाक आंसर गया है और इसमें इनको 18 नंबर मिला है, डेट इज़ गुड, बढ़िया नंबर है। 20 के आसपास आपको बढ़िया नंबर मिलता है, लेकिन 18 मिल गया है, वो ठीक ठाक है नंबर, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों कि ई गवर्नेंस क्या है। ये क्वेश्चन मुझे याद है, वैसे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ई गवर्नेंस, ठीक है ना। और बिहार में ई गवर्नेंस किस हद तक लागू है उस पर चर्चा करना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन के कितने डिमांड हो गए आपको। पहला डिमांड है ई गवर्नेंस क्या है, ये आप आसान से लिख दोगे, 50% इसको कवर करना है। सेकेंड है कि ई गवर्नेंस का पोजीशन क्या है बिहार में, राइट। तो इसमें जो लिख रहे हैं उन्होंने ई गवर्नेंस के बारे में अच्छे से बताया है, होता क्या है ई गवर्नेंस से हमें फ़ायदा क्या है। जब क्वेश्चन आ गया ई गवर्नेंस क्या है तो इसको सारे डायमेंशंस को लिखेंगे, ई गवर्नेंस से आपको फ़ायदा क्या है, इसको आप बना के इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद क्या करोगे कि अगर ई गवर्नेंस का फ़ायदा है तो इसका कुछ ना कुछ नुकसान होगा, तो आप सजेशन भी दोगे, मतलब नुकसान नहीं मतलब कमियाँ जो है, लूप होल्स जो है, कमियाँ हैं, वो सजेशन दोगे। उसके बाद बिहार में क्या इसका यूज है उसको बताओगे आप। तो बिहार में इन्होंने काफ़ी अच्छे से बताया कि किस तरह से यूज किया जा रहा है, ठीक है। अब इसको इनको कितना मिला है इसमें नंबर, देखो अब तो इनको मिल गया है दोस्तों, इसमें 18 नंबर मिला है, डेट इज़ गुड, कोई खराब नंबर नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि जो हमारा एग्रीकल्चर का जो रिफॉर्म हुआ था 1991 के बाद, तो हमारा जो एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का क्या ट्रेंड है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन, इवेल्युएट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये है, सिंस फर्स्ट डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये है, पहला इवेल्युएट द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ट्रेंड्स इन इंडियाज एग्रीकल्चर सिंस 1991। और सेकंड डिमांड क्या है कि कौन से आप प्रैक्टिकल मेजर्स लीजिएगा जिससे बिहार के जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी है ना उसको इन्हांस कर दे। तो पहला डिमांड ये हो गया। अब देखिए अब क्वेश्चन जो है ना, पहला डिमांड है ना, ये बिना डाटा का इनकम्प्लीट हो जाएगा। जब प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पूछ दिया है तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्टिविटी हुआ, और सोर्स बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो अब इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन करने के बाद जो जैसे ही 1991 से जैसे ही अभी के 2022 के बीच में जो घटनाएं, 2020 के बीच में जो घटनाएं घटी है उनको बताया इन्होंने। अब यहाँ पर मैं कितने बार बोल रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले अगर गलत लिखिएगा आप तो यहाँ पर आपको कट कर रहा है, उस पर आपको ध्यान दीजिए, ठीक है। और जब इन्होंने अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बताया है, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला है कि ये क्वेश्चन बिना डाटा का इंपॉर्टेंस नहीं बन पाता है, आपको डाटा देना ही पड़ेगा। तो इन्होंने डाटा दिया है, लेकिन अगर आपको पता होगा कि हम लोग अपने जो मेंस टेस्ट का जो रिव्यू होता है हमारे जो चैनल पर, उसमें भी बताते हैं कि अगर आप डाटा दे रहे हैं ना तो उसका सोर्स लिखना बहुत ही ज़रूरी है। सोर्स नहीं लिखिएगा तो चेक करने वाले को है ना, अगर सपोज करो कि कोई और डाटा याद है तो आपका नंबर काट लेगा, जो यहाँ पर इनके साथ हुआ है। ये इनको गलत कर दिया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सोर्स नहीं दिया है। उसके बाद कैसे आप बिहार में इसको बढ़ाइएगा उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर बताया है, ठीक है। अब इनको देखो, अब यहाँ पर इन्हें कहीं ना कहीं
ग्रामर यहाँ भी चेक किया है कि किस तरह से क्या क्या लिखने में समस्या आ रही है उसको। इसमें इनको 18 नंबर दिया, इसमें और अच्छे आ सकता था नंबर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मार्किंग था, इस क्वेश्चन में आप स्कोर ज़्यादा उठा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, 7वां है कि जो नए एमएसएमई का डिफिनीसन है उसको बताना है, और एमएसएमई को क्रिटिकली एनालाइज करना है कि कैसे ये हमारे जो आत्मनिर्भर भारत है उसके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या है, एमएसएमई का डिफिनीसन देना है, जो दे दिया, ठीक है। उसके बाद ये कैसे हेल्प करता है, तो देखो हेल्प करने के बाद अब देखो कि एमएसएमई का रोल क्या है। तो आपको पता होगा कि एमएसएमई जो है ना दोस्तों, इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कौन करता है, एमएसएमई करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई डाटा दे रहे हो तो उसका सोर्स भी देना होगा। इन्होंने सोर्स नहीं दिया है तो इसको ऑथेंटिक ना मान के घेर दिया है, ठीक है। अब देखिए, रोजगार देता है हमें, निर्यात एमएसएमई करता है, यहाँ पर जीडीपी में योगदान देता है। अब देखो स्वाभाविक सी बात है कि घेरेगा ही। एमएसएमई देश की जीडीपी का कुल 8%, भाई 8% हर साल चेंज होता है ना, तो क्या लिख रहे हो, काट दिया है, इसका इफेक्ट पड़ेगा आपको, ठीक है। कृषि उत्पाद में हेल्प करता है, उसके बाद जो जो दिक्कतें हैं इसके बारे में बताया गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ठीक है। तो इनको 20 नंबर दिया है, 20 नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर है, और इस क्वेश्चन में इनको आराम से 23-24 के आसपास नंबर आ सकता था, अगर ये डाटा जो लिखी हैं उनको अगर ये सोर्स के साथ मैच कर देती तो। अब क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों कि व्हाट आर द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन बिहार एंड हाउ कैन दिस कॉन्स्टेंट रिमूव। देखो इस सब क्वेश्चन के लिए है ना, आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है, आपको पता होना चाहिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, क्या क्या प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन का 2 डिमांड है, पहला है कि जो बिहार के जो इकोनॉमिक, जो आर्थिक विकास में जो मुख्य बाधाएं हैं उनको बताइए, ठीक है। अब जब बाधाएं बता देंगे तो उसका सोल्यूशन दीजिए कि उसको कैसे हटाएंगे। तो 2 डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सबसे आसान है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने इतना % बताया है कि बिहार के कुल युवा आबादी इतने % है, इसे बताया है, लेकिन इसको भी काट सकता था लेकिन काटा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने सोर्स नहीं दिया है। जीडीपी के दौरान इतना % है, इनमें है डाटा इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है, लेकिन डाटा लिखने के साथ साथ इन्होंने सोर्स नहीं दिया, डेट इज़ वेरी गुड बैड, ठीक है ना, जिसके कारण इनको 1-2 मतलब अभी 128 नंबर था, साइंस टेक को अगर ठीक कर देती तो 140 आ जाता है, लेकिन अगर डाटा वगैरह अब सोर्स दे देती तो आराम से 150 के आसपास नंबर ये उठा सकती थी। तो बिहार के विकास में जो बाधाएं हैं उनको इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। अब उसको एक्सप्लेन किया है इन्होंने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्रामर का मिस्टेक कर दिया है, तो हिंदी मीडियम वाले जो देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर इन्होंने कृषि में निर्यात निर्भरता, उसके बाद इतना % आबादी इतना है, इन्होंने लिखा है सही है, लेकिन डाटा नहीं दिया, सोर्स नहीं दिया है, तो मे भी काटा नहीं है, लेकिन आगे हम देखे थे उन्होंने काट दिया था इसको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनको 18 नंबर मिला, डेट इज़ गुड, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि अगर हम मेक इन इंडिया जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, जस्ट लाइक स्वदेशी मूवमेंट जो 1905 के आसपास हुआ था जब बंगाल का विभाजन हुआ था, ठीक है, तो इसको प्रमोट करने के लिए, मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए साइंस टेक का रोल बताइए और विथ एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि साइंस एंड टेक के रोल से हम कैसे मेक इन इंडिया को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा से लिखा, रोबोटिक का यूज करेंगे, उसके बाद नैनो टेक्निक का यूज करेंगे, ऑटोमेशन का यूज करेंगे, बिगर डाटा को यूज करेंगे। लेकिन क्या है कि क्वेश्चन अगर देखोगे ना, तो क्वेश्चन के अगर पार्ट्स को देखोगे ना दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे पहले कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है, ये समझिए आप। इनको है ना अच्छे लिखने के बावजूद भी 12 नंबर दिया है। देखिए अब क्यों। पहला है कि मेक इन इंडिया इज जस्ट टाइप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो थोड़ा बहुत इस जो क्वेश्चन है ना, इसको थोड़ा लिंक कीजिए कि मेक इन इंडिया को क्यों ये क्वेश्चन स्वदेशी मूवमेंट से लिंक किया है, तो थोड़ा बहुत कीजिए, ठीक है। अब सेकेंड डिमांड क्वेश्चन का क्या है ना कि साइंस एंड टेक का इस्तेमाल कीजिए। तो साइंस एंड टेक का हर डायमेंशंस को आपको लिखना पड़ेगा। इन्होंने लिखा है लेकिन पूरे डायमेंशंस को कवर नहीं किया है। साथ ही साथ सबसे बड़ा रोल है ना कि एग्जाम्पल्स इन डिटेल्स, साइटिंग एग्जाम्पल्स इन डिटेल्स, ठीक है ना। ये थर्ड है डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, थर्ड। अगर आपको एक क्वेश्चन, अगर आपको ये तीनों डिमांड अगर पर आप सही नहीं उतरते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इस क्वेश्चन को स्किप करना चाहिए, ना कि इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इनको इसमें 12 नंबर मिला है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूरे डायमेंशंस को कवर नहीं किया है, कवर किया अच्छे से लेकिन पूरे डायमेंशंस को कवर नहीं किया है। साथ ही साथ जो एग्जाम्पल्स इन डिटेल्स है ना उसको नहीं बताया है, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों, 11वां। क्वेश्चन नंबर 11वां क्या बोलता है, बिहार में क्वेश्चन नंबर 11वां बोलता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बिहार में आपको देखोगे कि फ्लड वगैरह कॉमन है, फ्लड हर साल बाढ़ आता है, तो आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे और
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना है। अगर एग्जाम्पल नहीं है तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को डिमांड को समझिए। 3 डिमांड है। सबसे पहले बताना है कि फ्लड्स ड्राउट हमेशा आता है, उसका कारण बताइएगा। मेन डिमांड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज क्या है वो बताइएगा। थर्ड डिमांड आपका क्या है कि एग्जाम्पल दीजिएगा। अगर एग्जाम्पल नहीं पता है तो स्वाभाविक है कि इस क्वेश्चन को आप स्किप करें, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि एक आंसर आपका कितने पेज में होना चाहिए, 4 पेज में। इन्होंने 3 पेज में लिखा है, तो 3 पेज में लिखने से क्या होता है कि ये पता लगता है ना कि बंदे के पास कंटेंट नहीं है, नॉलेज की कमी है। थोड़ा बहुत दिख जाता है, बिहार में थोड़ा बहुत ऐसे देखते हैं, पेज भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है कि हाउ कैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज टू कंट्रोल द फ्लड, जिसमें इन्होंने ऑटोमेशन से लेके रोबोट से लेके इन्होंने बताया है। 5G का तकनीकी कैसे इस्तेमाल करोगे, बिग डाटा का कैसे इस्तेमाल करोगे, इसके बाद कंक्लूड कर दिया है। लेकिन आपको पता होगा कि एक तो इनका पेज 3 पेज में है, सेकंड कहीं एग्जाम्पल नहीं बताए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कहीं नहीं बताए हैं, तो इनको सिर्फ 7 नंबर दिया है। तो ओवरऑल क्या है कि साइंस टेक के कारण ही इनको स्कोर कम मिला है। आई होप अच्छा लगा होगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।